हमारा आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। इसे हम 3 भागों में कवर करेंगे। पहले भाग में स्वर को पढ़ेंगे, दूसरे भाग में व्यंजन को पढ़ेंगे और तीसरे भाग में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण और लेखन। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इस पहले भाग में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। लिखित रूप में इनकी संख्या 13 मानी गई है। ये 13 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। इस प्रकार लिखित रूप में ये हमारे 13 स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वरों को ही शामिल किया जाता है। इनमें से री, अंग, आह इन 3 स्वरों को हटा दिया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इन तीनों स्वरों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है। अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों को 6 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: मात्रा व उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। इन सभी को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें शामिल जो स्वर हैं वो हैं अ, ई, उ। ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर के बाद आता है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका ज्यादातर प्रयोग नाटक के संवादों में किया जाता है, जैसे राम। फिर आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं ई,
ए ऐ। दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं अ। तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले स्वर हैं आ, उ, ओ, औ। फिर आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत, तीसरा है संवृत, चौथा है अर्धसंवृत। विव्रत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम विव्रत कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं आ। फिर है अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम अर्धविव्रत कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं अ, ऐ, औ। फिर है संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं वो हैं ई, उ, ऊ। चौथा है अर्धसंवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्धसंवृत कहते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं वो हैं ए, ओ। इसके बाद ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रतमुखी क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम अव्रतमुखी कहते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं वो हैं अ, आ, ई, ए, ऐ। व्रतमुखी क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें हम व्रतमुखी कहते हैं। इसमें जो स्वर आते हैं वो हैं उ, ओ, औ। फिर इसके बाद आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे आ, ओ, ई आदि। इनमें जब स्वरों में अंग की बिंदी लग जाती है तो वो अनुनासिक बन जाते हैं। फिर आता है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। आज हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा। इसके दूसरे भाग में हम व्यंजन को पढ़ेंगे।